वो ईडी जो देश की केंद्रीय जांच एजेंसी है, लेकिन उनके साथ एक राज्य की मुख्यमंत्री भिड़ गई। आखिर क्यों? इनसाइड स्टोरी मैं बताऊंगा। और साथ ही मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के तुर्कमान गेट से साहिल, जो तुर्कमान के दंगाइयों की साजिश को डिकोड करेंगे। और लखनऊ से राघवेंद्र जुड़ गए हमारे साथ। राघवेंद्र बताएंगे आखिर धर्मांतरण का धंधा करने वाले आरोपी रमीज कहां गायब हो गया है। लेकिन सबसे पहले बात बंगाल की करते हैं, क्योंकि बंगाल में एक राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो देश की केंद्रीय जांच एजेंसियों के साथ, जांच एजेंसी के अधिकारियों के साथ भिड़ गई। सवाल है कि आखिर क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी का गुस्सा इससे पहले सभी ने देखा है, कई बार देखा है, अलग अलग रूप में देखा है, लेकिन इस बार लग रहा है मामला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है मामला। आखिर एक राज्य की मुख्यमंत्री देश की केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच के बीच में आ जाती है, उनसे फाइल छीन लेती हैं, सबूत छीन लेती हैं, उनसे भिड़ जाती हैं। आखिर क्यों? क्या राज है जो छिपाने की कोशिश हो रही है? एक राज्य की मुख्यमंत्री ईडी के अधिकारियों के साथ क्यों भिड़ गई? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। पश्चिम बंगाल में चुनावी रणनीति का काम करने वाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आईपैक को बचाने के लिए दीवार बनकर खड़ी हो गई, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई और इस तरह बंगाल में विधानसभा चुनाव का बिगुल आज बज गया। दरअसल ईडी के अधिकारी कोयला तस्करी और फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले को लेकर आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के आवास और आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी करने पहुंचे थे। ममता बनर्जी को जैसे ही रेड की जानकारी मिली तो ममता खुद रेड का विरोध करने प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच गई। ईडी अधिकारियों के हाथों में हरे रंग की फाइल थी। दावा है कि ममता बनर्जी ने ईडी अधिकारियों के हाथों से हरे रंग की वो फाइल छीन ली। ऐसे में पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि हरे रंग की फाइल में आखिर क्या छिपा था? क्या हरे रंग की फाइल में ममता की चुनावी रणनीति छिपी है? क्या हरे रंग की फाइल में ध्रुवीकरण का ब्लूप्रिंट था या फिर हरे रंग की फाइल में करप्शन का राज छिपा था? देखो मैंने सब लेके आया। सो माय हार्ड डिस्क, फोन, हार्ड डिस्क, ऑल दे आर कलेक्टिंग एट देयर। बात सिर्फ एक हरी फाइल की नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही कि ईडी के हाथों में जाने से पहले आईपैक दफ्तर में रखी फाइलों को भी ममता के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री वाली गाड़ी में भरना शुरू कर दिया। गहमा गहमी के बीच ममता के सुरक्षा कर्मी और ईडी के अधिकारी भी आमने सामने आ गए। लेकिन सवाल जिसका तस है कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या था कि ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंचकर ईडी अधिकारियों से भिड़ गई। ऐसे वाकयात, ऐसा मैं कहूंगा दृश्य हिंदी फिल्म में भी आपने नहीं देखा होगा कि कहीं सीबीआई या ईडी की रेड चल रही हो और स्वयं मुख्यमंत्री वॉक्स इन, खुद मुख्यमंत्री अंदर आती है और आके एविडेंस लेके चली जाती है। आईपैक के प्रीमाइसेस में रेड होता है और आईपैक के प्रतीक जैन जी के घर में रेड होता है और दोनों ही जगह ममता बनर्जी व्यवधान करती है, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल एविडेंस चुराती है और वहां से ले जाती है। बंगाल की पुलिस का इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है अपने मनसा को अंजाम देने के लिए। यह दिखाता है कि ममता हैज लॉट टू हाइड। ममता जी के पास ऐसे कई राज हैं जिनका वो खुलासा नहीं होने देना चाहती है। आईपैक हमारा कैंपेन में हमारा वो एडवाइजरी रोल पे ये आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है। सो हमारा जो प्लानिंग है कैंपेन का पूरा स्टेट में, जो कैंपेन का जो प्लानिंग है, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस गांव में हम क्या प्लान कर रहा है, कैसे कैंपेन कर रहा है, टीम पे कौन कौन है, ये चुराने का कोशिश हुआ था। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पहुंची, ममता ने सबसे पहले आईपैक के मालिक प्रतीक जैन का फोन और लैपटॉप अपने कब्जे में लिया। ईडी सूत्रों का दावा है कि ममता बनर्जी ने ईडी अफसर का लैपटॉप भी ले लिया था, लेकिन बाद में उसे लौटा दिया। The candidate list
the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty Home Minister? ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि ईडी ने टीएमसी के आईटी विभाग आईपैक पर रेड की है और टीएमसी की चुनावी रणनीति और कैंडिडेट का डेटा चुराने की कोशिश भी की है। दूसरी ओर ईडी का आरोप है कि ममता और उनके अधिकारियों ने रेड के दौरान गैर कानूनी तरीके से कागजात छीन लिए, पद का गलत इस्तेमाल किया गया। ईडी ने कैश हवाला ट्रांसफर से जुड़े ठिकानों पर रेड की थी, न किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर पर। ईडी का दावा है कि आईपैक ने कोयला घोटाले का हवाला पैसा स्थानांतरित किया। And he's taking away all my party documents. One side the SIR case, they're deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. देखिए, पश्चिम बंगाल एक ऐसा अनूठा प्रदेश बन गया है जहाँ पर मैं कहूँगा कि पूरी तरह से तानाशाही है। वहाँ पर लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम ममता जी करती हैं। तब मैं कहूँगा ये तानाशाही बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। और ईडी जो निष्पक्ष स्वतंत्र एजेंसी है और उसको भी आप उसमें काम में बाधा पैदा करेंगे, काम नहीं करने देंगे, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता ठीक प्रकार से देखती है। तो इसलिए ये अति का जब जैसे अंत होता है तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता भी अब अति का अंत करने वाली है और ममता जी अब बहुत दिनों तक शायद शासन में रहने वाली नहीं। आईपैक की चुनावी रणनीति डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल कैंपेन, ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशंस का काम करती है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या ममता बनर्जी राज्य सरकार का काम भी प्राइवेट कंपनी से करवा रही हैं? क्या प्राइवेट फर्म बंगाल की सरकार को चला रही है? क्या आईपैक के पास सरकारी योजनाओं में हेरफेर का डेटा है? क्या ममता बनर्जी को आईपैक दफ्तर में रखी फाइलों से कोई बड़ा खुलासा होने का सता रहा था? सूत्रों के मुताबिक ये पूरा मामला प्राइवेट कंपनी आईपैक और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच गठजोड़ के जरिए किए गए करप्शन से जुड़ा हो सकता है। दरअसल 2018 से लेकर 2022 के बीच 20 करोड़ की हवाला ट्रांजैक्शन की गई थी। गोवा चुनाव के दौरान आईपैक को हवाला ऑपरेटर्स के जरिए ये रकम मिली थी। और बड़ी बात तो ये है कि ये हवाला ऑपरेटर्स वही थे जिन पर गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को फंडिंग करवाने का भी आरोप है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो किसी सरकारी कामकाज के ऊपर से हस्तक्षेप नहीं कर रहे, उसका अर्थ से जितना जो एविडेंस है, जो हार्ड डिस्क है, जो फाइल्स है, उसको छीन ले रहे हैं। तो उसका मतलब क्या है? वो किसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल की जनता ये ठान लिया है कि 2026 का जो चुनाव आ रहा है उसको तृणमूल को हमेशा के लिए विसर्जन दे देगा। ये साफ तौर पे दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एसआईआर, चुनाव आयोग के सहयोग और तमाम हथकंडों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। इसलिए बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी एजेंसीज का, ईडी का, सीबीआई का खूब उपयोग करेगी और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट को दिखाता है। बंगाल में सियासी बवाल के बीच टीएमसी ने ईडी अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज करवाई है, तो वही दूसरी ओर प्रतीक जैन की पत्नी ने भी ईडी अधिकारियों पर कागजात चुराने के आरोप में मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल बंगाल का सियासी पारा चढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब में बस एक तस्वीर है, हरे रंग की फाइल ली हुई सीएम ममता बनर्जी। पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से अब अगली बड़ी खबर दिल्ली से है और खबर बताने के लिए हमारे साथ ग्राउंड जीरो यानी तुर्कमान गेट से मौजूद है मेरे सहयोगी साहिल, और साहिल करेंगे तुर्कमान गेट के दंगाइयों की साजिश को डिकोड। साहिल। हाँ जी बिल्कुल, अभी तक जो है इस पूरे मामले में 11 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस वक्त हम तुर्कमान गेट के उसी जगह पे मौजूद है जहां पर दंगाइयों ने जो है पुलिस टीम पे जमकर पथराव किया था। अभी कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस की फोरेंसिक टीम यहां पे पहुंची थी और इसी जगह से जो एविडेंस थे वो फोरेंसिक टीम में यहां से एकत्रित किए हैं। जो पत्थर के जो टुकड़े थे उसको रिकवर किए गए हैं और इसी तुर्कमान गेट पे मामले में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हुकूमत से कह दो ये आज़म किया है हम सब ने, जो हक के मुकाबिल आएगा हम उसको
सीसीटीवी कैमरे में कैद दिल्ली के ये वो दंगाई हैं जिन्होंने तुर्कमान गेट को दंगे का एपिसेंटर बनाकर पूरे देश को सांप्रदायिकता की आग में झुलसाने की कोशिश की है। दंगाइयों के चेहरे तो साफ नहीं है, लेकिन मानसिकता क्लियर है। इस भीड़ का काम सिर्फ एक ही है, अफवाह फैलाओ और आग लगाओ। सुरक्षा बल अगर मुस्तैद नहीं होते तो तुर्कमान के ये दंगाई हिंसा का नया कीर्तिमान रच देते। ये तस्वीरें तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद चौक की है। देखिए कैसे दंगाइयों की भीड़ मास्क लगाकर आई और पुलिस पर पथराव कर दिया। दिल्ली पुलिस ने भी दौड़ा कर दंगाइयों का इलाज किया। तुर्कमान गेट के पास हिंसा फैलाने वाले 30 से ज्यादा दंगाइयों की पहचान दिल्ली पुलिस ने कर ली है। सीसीटीवी कैमरे और पुलिसकर्मियों के बॉडी कैम्स ने तुर्कमान की दंगा ब्रिगेड को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया है। इसमें ऑल सॉर्ट्स ऑफ मतलब ग्रुप्स है, जैसे कम्युनिटीज़ का भी है, मतलब रिलीजियस ग्रुप्स भी है या फिर अपने फ्रेंड्स की ग्रुप भी है। तो जहाँ पे भी ग्रुप्स में भी थोड़ा सा एक्टिविटीज़, थोड़ा एग्रेसिव स्टैंड है, उसमें तो हम लोग भी बैच रखते हैं। जो सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज़ करके जो कर रहा था उसको अभी हम लोग वो वी हैव मेड ए लिस्ट ऑफ ऑल दोज पीपल हु हैड क्रिएटेड दिस वीडियोज़ एंड आस्क्ड पीपल टू डू नॉन वायलेंट एक्टिविटीज़। तो अभी उनको भी हम ट्रेस कर रहे हैं। जैसे ही मतलब हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस आ जाएंगे इनको भी। अब तुर्कमान के इन दंगाइयों को टॉप एंगल से भी देख लीजिए। एक तरफ दंगाई, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और बीच में बैरिकेडिंग। अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़म किया है हम सब ने। जो पत्थरबाजों के इरादे इतने बुलंद थे कि देश की राजधानी को दंगों का केंद्र बनाने से भी दंगा ब्रिगेड पीछे नहीं रही। पुलिस पर जमकर पत्थर चलाए गए। दिल्ली पुलिस इस तरह के 400 से ज्यादा वीडियोस की जांच कर रही है। तुर्कमान हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में अफान, आदिल, शहनवाज, हमजा, अतर और उबैद शामिल हैं। कल जो 5 लोगों जो गिरफ्तार किया था उनको कोर्ट में पेश की थी, तो कोर्ट ने 1 दिन की जेसी दिया। आज हमने 6 लोगों को और गिरफ्तार किया है, जो सीसीटीवी और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस में, और अभी वी विल पुट द लीगली जो कार्रवाई इनके खिलाफ अभी। पत्थरबाजी प्लान थी। दंगाइयों ने हिंसा भड़काने के लिए ब्लूप्रिंट पहले ही बना रखा था। दंगाइयों को पता था कि पुलिस प्रशासन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने जरूर आएगा, इसलिए दंगाइयों का नेटवर्क सुपर एक्टिव था। अलर्ट पुलिस भी थी। अरबाब हुकूमत से कह दो, ये अज़म किया है हम सब ने। जो रिपब्लिक के हाथ लगी अलर्ट की कॉपी को देखिए। इससे साफ है कि इंटेलिजेंस यूनिट ने दिल्ली पुलिस को ये अलर्ट भेजा था। अलर्ट में एंटी नेशनल एलिमेंट और दंगे की आशंका का जिक्र किया गया था, और यही कारण है 5 जिलों की पुलिस को तुर्कमान गेट के पास तैनात किया गया था।